नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में लोकसभा के चुनावी माहौल पर। दरअसल सारे गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन, सीट शेयरिंग का मामला एक तरह से पूरे अपने क्लाइमेक्स पर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ साथ शरद पवार की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ भी इंडी गठबंधन का बंटवारा हो गया सीटों को लेकर। मध्य प्रदेश में भी सब बातें चल रही हैं, लेकिन इसी के चर्चा के चलते कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी भारत न्याय यात्रा का आगाज़ एमपी में होने वाला है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दिया है विकसित भारत मोदी की गारंटी। ये मोदी की गारंटी का अभियान लोकसभा के चुनाव में कितना रंग लाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और जब गठबंधन के मामले में सीटों के बंटवारे की बात हो रही है और ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा कितना कांग्रेस को लाभ पहुंचा रही है, कितना नुकसान कर रही है, कितना बीजेपी को नुकसान कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि युवराज को उस समय होना था दिल्ली में, जहां वो बैठकर सीटों के बंटवारे पर बार्गेनिंग करते, अगर आम भाषा में कहें तो सौदेबाजी करते। लेकिन राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेस में पता नहीं कौन है जो सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को पिछड़वा रहे हैं, आगे बढ़वा रहे हैं। इस पर भी बात होगी कि आखिर ये यात्रा का टाइमिंग क्या है, कांग्रेस के विरोध में है कि कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले चुनावी संवाद कर रही हैं सारी पार्टियां, और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा भी एक किस्म का संवाद है। मामला अच्छा है, लेकिन सीटों के बंटवारे में कांग्रेस कई बार राहुल की अनुपस्थिति से घाटे में भी जा रही है। इस पर बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव चतुर्वेदी, पत्रकार साथी, और स्काइप पर जुड़ेंगे दिल्ली से नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको कि ये चुनावी संवाद किस तरफ जा रहा है? देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल जी, है, ये बात सही है। आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। ये जो टाइम है, ये टाइम यात्रा का तो बिल्कुल भी नहीं था। और यदि यात्रा करनी थी तो ये तो यात्रा 1 महीने पहले समाप्त करने के बाद, और अब पूरा प्लानिंग के साथ मैदान में आने का समय है ये। क्योंकि आप ये देखिए कि 1-2 दिन में, मतलब भारतीय जनता पार्टी जहाँ अपने प्रत्याशियों को घोषित करने की तैयारी में, किसी भी दिन कम से कम 100 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और ऐसे में भी राहुल गांधी अपनी यात्रा पर ही लगे हुए हैं। और यात्रा में भी वो जो एक गंभीरता जो दिखानी चाहिए, वो गंभीरता का अभाव यात्रा में दिख रहा है। अभी कहा जा रहा है कि वो यात्रा बीच में रोक के इंग्लैंड जाने की तैयारी में। तो इससे जो सिंसियरिटी है वो ख़त्म होती है। यदि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो इतनी तल्लीनता से, इतनी गंभीरता और ईमानदारी के साथ होना चाहिए कि उसके वैसे रिजल्ट आए। और जब कैजुअल किसी चीज़ को आप लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट भी कैजुअली आएंगे। और आप ये देखिए कि भारत कांग्रेस का मुकाबला किससे है, या इंडी गठबंधन का मुकाबला किससे है? उस पार्टी से है जो 24/7 पॉलिटिक्स में रहती है, जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, हमेशा अपने नेताओं को मोबिलाइज रखती है। और वहाँ अभी तो इंडी गठबंधन का आलम यह है कि कौन किसके साथ बैठेगा, कितना बैठेगा, सहमत हो पाएंगे कि नहीं, आपस में आ पाएंगे कि नहीं। सीट शेयरिंग हो ज़रूर रही है, लेकिन कई सीटों पर जो सीट शेयरिंग हुई है उत्तर प्रदेश में भी, उसमें भी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ये सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला कोई निकाल लिया हो इंडी गठबंधन ने। जी, तो अभी असमंजस की स्थिति में पूरा का पूरा इंडी गठबंधन और कांग्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा की तुलना में इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता भी बहुत पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, अब आप देखिए आज झारखंड में प्रधानमंत्री थे और किस तरह उन्होंने लोगों से, मतदाताओं से कनेक्शन बनाया। कुछ लोग
धूप में खड़े थे और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं आपका ये एहसान, आपका जो आशीर्वाद आपने जो मुझे दिया है कि धूप में खड़े होकर आप मुझे जो सुन रहे हैं, मैं ब्याज से चुकाऊंगा। मतलब वो उस तैयारी में है। और अभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन का आलम यह है कि सबकी अलग अलग दिशाओं में यात्राएं चल रही हैं। तो जो एक यूनिटी का भाव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता विपक्षी दलों में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका खामियाजा आगामी दिनों में भुगतना भी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसमें हम हिमाचल की बात भी करेंगे क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ राज्यसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था और उनकी सदस्यता भी 6 विधायकों की खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी वहाँ एक तरह का कांग्रेस के भीतर क्राइसिस बना हुआ है। कुछ बड़े नेता भाजपा के संपर्क में भी, तो वहाँ भी आने जाने का मामला चलेगा। कर्नाटक की जो स्थिति है उसमें भी बीजेपी कितनी पुरानी सीटों की हम बात करें कि 2019 में जो सांसद जीते थे उसमें कितना बढ़ोतरी करेगी या घटेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ जिस तरह से विवाद चल रहा है उसको लेकर भी ममता बनर्जी की क्या स्थिति बनेगी और बीजेपी कितनी फ्रंट लाइन में आएगी, ये सब बातें हैं। लेकिन हम इस पर, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, भाजपा कांग्रेस के मध्य प्रदेश में अच्छे जानकारों में माने जाते हैं। गौरव जी, उनकी कई बार टिप्पणी और कई बार जो उनकी एक तरह से जानकारी होती है वो भविष्य में जाके सही साबित होती है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जानना चाहेंगे कि ये जो चुनावी जनसंवाद है बीजेपी कांग्रेस दोनों कर रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए कर रही है, बीजेपी ने पूरे देश भर में एक तरह से अभियान चला दिया है कि मोदी की गारंटी भारत के विकास में, और उनका ये भी कहना है कि हम जनता से बात करेंगे और जो संकल्प पत्र बनाएंगे उसमें जनता के सुझावों को शामिल करेंगे। यानी घोषणा पत्र की बीजेपी जो बात कर रही है कि उसमें जनता जो चाहती है उसको समायोजित करेंगे, वो दिखेगा जनता का भाव उनके संकल्प पत्र में। आपकी राय क्या लगता है आपको, इस चुनावी जनसंवाद में कितना कौन फ्रंट लाइन में है, कितना कौन आगे आपको दिख रहा है? हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी, क्योंकि टिकटों का बंटवारा होगा, फिर प्रत्याशियों का चयन होगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर कहीं बगावत होगी, कहीं समझाइश होगी, तो बहुत सारी चीजें अभी। लेकिन आपकी राय क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक प्रक्रिया रही है चुनावों के पूर्व की, वो जनता के सुझाव लेने की रही है। जनता के सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल करना, वो जनता को भी चुनाव के साथ जोड़ने की तैयारी करते हैं जी। बात करें अगर हम कांग्रेस के रणनीतिकारों की, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों और राहुल गांधी को स्वयं ये इस बात का एहसास है कि कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन इस चुनाव में वो भाजपा को सरकार बनने से नहीं रोक सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अपने वजूद को बचाए रहना बहुत जरूरी हो जाता है, और अपने वजूद को बचाने के लिए राहुल गांधी जो न्याय यात्रा का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उनके खुद का वजूद बचाने की बात है। कांग्रेस का वजूद तो तब बच पाएगा जब कांग्रेस में भाजपा के साम दंडभेद का कितना असर होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी किसी भी तरीके से मॉरल अटैक करते जाए जिससे कांग्रेस कमजोर होती रहे। ऐसे वो अन्य दलों के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा उनका अटैक है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को कांग्रेस का वजूद बचाने के साथ साथ अपना वजूद बचाने के लिए न्याय यात्रा पर निकलना पड़ा। ये आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि कितना असर होता है उसका। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस काफी कमजोर नजर आ रही है। एक चीज और है गौरव जी, दरअसल राजनीति में भी हम बात करें और क्रिकेट की बात भी करें तो टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अगर आपने बॉल को सही टाइम पर हिट किया तो वो 4 रन देती है, और टाइमिंग अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो आप कैच आउट भी हो जाते हैं और बोल्ड भी हो जाते हैं। तो सियासत में जो टाइमिंग है उस पर कौन आदमी क्या बात कर रहा है, कौन सा एक्ट कर रहा है। न्याय यात्रा तो बहुत ज़रूरी है, यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन ये न्याय यात्रा का जो टाइमिंग है इस पर सवाल है कि क्या ये बुद्धिमानी का फैसला है, राजनीतिक बुद्धिमानी, राजनीतिक चातुर्य का एक तरह का प्रमाण है कि वो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो सही समय पर निकाल रहे हैं। अगर इस चतुराई में फायदा है कांग्रेस को तब तो वो माना जाएगा कि वो राजनीतिक बुद्धिमत्ता का मामला है, लेकिन अगर इससे फायदा नहीं है तो अपने वजूद के लिए तो आप कभी भी यात्रा करेंगे तो आपका वजूद बनेगा, बिगड़ेगा। लेकिन इस टाइमिंग पर आपका क्या कहना है? राघवन जी, जिस तरीके से पूरे देश में वातावरण बना हुआ है जो भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है जी, उस परिस्थिति में कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले, कांग्रेस को
भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम से कम 5-6 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में अभी कांग्रेस है नहीं, ना जनता का जुड़ाव कांग्रेस के साथ है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे सिर्फ वही कहना चाहूंगा कि ये राहुल की नजर में भी और कांग्रेस के रणनीतिकारों की नजर में भी मजबूरी भरा निर्णय है, लेकिन एक उनकी नजर का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कहा जा सकता है। नहीं, लेकिन एक पत्रकार के नाते आप इसे कितना मानते हैं? क्योंकि क्या कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है, कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो हार ही गए हैं, तो कुछ भी खेलें, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, उसका उनके पास विकल्प भी नहीं है ना राघवेंद्र जी। वो किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में कराने की बात करें, क्योंकि जो उनकी सीटें हैं, चलिए, वो कितना बड़ा पाते हैं। मेरा सीधा सवाल था कि राजनीतिक चतुराई के मामले में आप चुनाव हारे जीते अलग मुद्दा है, लेकिन जनता को यह मैसेज मिलना चाहिए कि भले ही कांग्रेस आ रही है, लेकिन इस कांग्रेस में राहुल गांधी, शशि थरूर, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी बहुत चतुर नेता हैं। क्योंकि इस बीच में पीके की बात बहुत हो रही है, जो एक तरह के राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, भाजपा के भी रहे हैं। वो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं राजनीति में, अभी पूरी तरह से आए भी नहीं है, लेकिन देश में उसकी चर्चा होती है। तो सवाल है कि आप जो करते हैं उसमें कितनी चतुराई है, इसका लोग आकलन करते हैं। जैसे आप हम बात कर रहे हैं, अगर उस आकलन में हारी हुई पार्टी का भी निर्णय सटीक लगता है तो हम कहते हैं कि ये भले ही पार्टी छोटी है, भले ही राहुल गांधी कैसे भी हैं या केजरीवाल कैसे हैं, ये सब ठीक काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले दौर में जरूर आप इस पर स्पष्ट, मैं चाहूँगा दो टूक बातचीत कि क्या ये फैसला बुद्धिमत्तापूर्ण है, पार्टी के नज़रिए से नहीं, पत्रकार के नज़रिए से और आम आदमी की हैसियत से। इस पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं दिल्ली से नागेंद्र परमार जी। नागेंद्र जी, जन संवाद के बगैर सियासत नहीं होती है और बीजेपी कांग्रेस इनके दोनों के गठबंधन जन संवाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं दिल्ली, पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को उसका फायदा होगा कि नुकसान? कर्नाटक की बात करें, हिमाचल में जो कांग्रेस में हो रहा है, बीजेपी जिस तरह से जुगाड़ लगा रही है कि कांग्रेस को तोड़ लिया जाए, जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, मोदी है तो गारंटी है विकास की, इस पर आपकी राय? देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल, ये सब कुछ परसेप्शन पे टिका हुआ है जी। और राजनीतिक दल अपने विचारों से, अपनी घोषणाओं से, अपने संकल्प पत्रों से मतदाताओं को रिझाते हैं और मतदाताओं के मन में जगह, दिल दिमाग में जगह बनाते हैं। और उसी हिसाब से देश का आम व्यक्ति तय करता है कि किस राजनीतिक दल की घोषणाएं, संकल्प पत्र, किस राजनीतिक दल के सिद्धांत और विचार उससे मेल खाते हैं और वो उनसे प्रभावित होता है। इस मामले में कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस प्लस उसका गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस है जो इस समय न्याय यात्रा कर रहे हैं करने के लिए। और लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा महापर्व होता है और चुनाव से ही तय होता है कि कौन सरकार बनेगी करने के लिए। जी। इस मामले में मानता हूँ कि रणनीतिक रूप से भाजपा और एनडीए गठबंधन ज्यादा रणनीतिक रूप से और चतुराई से और बेहतर फैसले ले रहा है और वो लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव, उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, उसके काफी घटक दल है, वो इस समय कहीं ना कहीं उनके मुखिया है, वो किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, रणनीतिक कौशल में वो एनडीए गठबंधन से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है करने के लिए। और अगर वो रणनीतिक ऐसी साझा रणनीति नहीं बना पाता है विपक्ष, जो एनडीए गठबंधन, भाजपा और एनडीए गठबंधन के मुकाबले में कहीं ठहरती हो, तो निश्चित रूप से जो नहीं बना पाएगा उसे विफलता का सामना करना पड़ेगा इस लोकतंत्र के महापर्व में। और जो सही तरीके से रणनीति बना पाएगा और मतदाताओं को अपनी घोषणाओं से, विचारों से और संकल्प पत्र से रिझा पाएगा, वो आने वाले समय में देश की में सरकार बनाएगा और राज करेगा। पहले तो ये कि टीम की शुरुआत ठीक हो, आपकी ओपनिंग शुरुआत ठीक हो, शुरुआत की जोड़ी जो होती है वो अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, ओपनर, बैट्समैन। अगर पूरी टीम कमजोर है तो कम से कम शुरुआत के बल्लेबाज ठीक से बल्लेबाजी करते हैं, तो जो पीछे के कमजोर खिलाड़ी होते हैं, पुछल्ले, वो भी ठीक से खेल जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष ने हार मान ली है और लोकसभा का चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। जैसा गौरव जी बता रहे थे कि कांग्रेस को लगता है कि देश भर में भाजपा का माहौल है और वो सरकार बनाने की स्थिति में है, तो विपक्ष मन से हार गया है। कई बार मन के हारे और मन के जीते जीत,
अगर आप लड़ते हैं तो चमत्कार भी होता है। एक पुराना सिख गुरु का नारा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो यहाँ तो स्थिति कांग्रेस की बहुत कमजोर नहीं है। इंडिया गठबंधन में काफी दल हैं और उसमें ताकतवर लोग भी हैं, लेकिन योगीराज जी सवाल यही कि क्या विपक्ष ने मन से हार मान ली है और ये चुनाव वो इसलिए लड़ रहा है कि चुनाव उसको लड़ना है, और ये मान करके अब हार तो रहे हैं इसलिए अपना जनाधार बढ़ा लो, अपनी पहचान बढ़ा लो, इस तरह की बात हो रही है। आपकी राय? असल में राघवन जी, ये जो विपक्ष है ये दिखने की, भले ही यूनाइट होने दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। अब ये टकराने के लिए, भाजपा से टकराने के लिए एकजुट जरूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इनका पूरा आप सीनेरियो देखो तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी अपनी राजनीति कर रही हैं, इधर अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी जितनी चाहते हैं जितनी सीट बच जाए उतनी अच्छी। इन सब के बीच कांग्रेस की कोशिश ये है कि 45-50 के आसपास हम आ जाएं, हम सबसे बड़े दल के रूप में ही बन जाएं तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये छोटे छोटे से इनको इनके जो टारगेट हैं वो इनके लिए सबसे बड़े नुकसानदायक हैं। कहा तो आप ये जा रहा था कि सब मिलकर लड़ेंगे तो ताकत चौगनी हो जाएगी, लेकिन इनकी ताकत अलग अलग दिशाओं में लगी हुई है। इनकी ताकत अपनी अपनी पार्टी के लिए लगी हुई है, इसलिए इनकी ताकत विपक्ष के खिलाफ नहीं लगी हुई है। ये जैसे तैसे अपना वजूद बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में, और इसलिए इन सब का कोई असर नहीं हो रहा। अब हर स्टेट के अलग अलग हाल हैं। बंगाल में वो एक अपराधी, वो संदेश खाली का सबकी नज़र में ही है कि कैसे वहाँ अपराधियों को, कैसे वहाँ भूमाफियाओं को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है सरकार के बैनर तले। यही एक समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, योगी ने आके उसको ठीक किया। तो इनके अलग अलग स्टेट्स में इनकी हालत खुद बहुत ख़राब है, और ये टकराना चाहते हैं एक ऐसे शख्सियत से, मोदी के रूप में, जो पूरे देश में, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने 17,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ से ज़्यादा की शिलान्यास का या तो लोकार्पण नहीं किया, क्या शिलान्यास नहीं किया या लोकार्पण नहीं किया। लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। तो एक तरफ ऐसा काम चल रहा है कि लगातार जनता से जुड़ने के, जनता के काम करने की होड़ सी मची हुई है आपस में, केवल बीजेपी में ही। हर स्टेट के लिए उनके पास अलग प्लान है। वो मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं लेकर आते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। इवन जो नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी अंचल है, जहाँ लोग कभी पैदल चलने में दिक्कत होती थी, आज में ट्रेनें सर पर दौड़ रही हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे और पूरा एयरवे। आप ये देखिए किस कदर डेवलपमेंट की यदि आप बात करें। और ये चूंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना है, केवल इसलिए कि जो आप करते हैं वो दिखता है, और जब दिखता है। लेकिन योगीराज जी बीजेपी सरकार में है तो उसकी जिम्मेदारी कि वो काम करे। बीजेपी सरकार में है तो वो घोषणाएं भी कर सकती है, वादे भी कर सकती है और वादों पर अमल भी कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक अपर हैंड ये कि सरकार में होने से, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें, गौरव जी इस बात से सहमत होंगे कि जब बात हो रहा था कि महिलाओं को, बहनों को हम इतना पैसे देंगे, 1,500 देंगे, 1,000 देंगे, तो कांग्रेस ने तो घोषणा की थी कि हम अपने वचन पत्र में ऐसा करेंगे। बीजेपी ने उस पर अमल शुरू कर दिया था, क्योंकि एक हाथ में उसके पास पावर है। मोदी जी अनाउंस इसलिए कर रहे हैं 10,000, 15,000 की घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पीएम है। अभी इस समय बेचारे विपक्षी तो सिर्फ वादे कर सकते हैं, उनके पास इसके अलावा है क्या? नहीं, एक बात है, केवल घोषणाएं करने वाली बात नहीं होती। एक विशेषता उनकी है कि जहां वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और टाइम फ्रेम में काम हो रहा है जी। और ये पब्लिक में ये मैसेज चला गया है कि यदि उन्होंने कोई डेडलाइन तय की है तो उसी समय सीमा में काम होंगे, और बल्कि पहले होंगे और कम लागत में होंगे। तो ये एक भरोसा, ये जो बार बार वो कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी, तो इस गारंटी पर जनता विश्वास करने लगी है। और यही वजह है कि आप देखो जो नारा वो देते हैं कि अब की बार, और लोग कहने लगते हैं कि 400 पार। तो कहीं ना कहीं वो जो एक भरोसा कायम किया। अब आपने घोषणाओं की बात की, वादों की बात की, मैंने पहले भी एक बार की चर्चा में जिक्र किया था। 2019 के चुनाव में मोदी ने कहा था कि मैं 6,000 रुपये किसानों को दूंगा, तब राहुल गांधी ने कहा था मैं तो 6,000 रुपये महीने दूंगा, 72,000 रुपये साल के दूंगा जी। पर उन लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। अभी वो कह रहे हैं कि साहब मैं तो एमएसपी दूंगा पूरी की पूरी, तब भी लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी से बढ़ के उनका वचन पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, वो भाजपा से कहीं आगे था
इतनी घोषणाएं उसमें थी, इसके बावजूद लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप जनता के भरोसा हो चुके हैं। भरोसे की बात भी है, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ वादे के अलावा कोई भी अगर भाजपा होती प्रतिपक्ष हो तो वो भी सिर्फ वादे करती। लेकिन गौरव जी, ऐसा लगता है कि हमारा तो मानना है कि जो कमजोर है विपक्ष या मीडिया उसके साथ होता है, लेकिन एक शेर था कि उसकी कुछ लाइन मुझे याद आ रही है कि हम जहां से भी गुजरे फिर पलट कर नहीं देखा, चाहे वो पूर्वजों की जमीन हो या फिर प्रेमिका का घर हो। तो कांग्रेस ने जिस राज्य से एक बार सत्ता छोड़ी है वो दोबारा पलट कर नहीं आई उस राज्य में, चाहे बंगाल की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, उड़ीसा की बात हो। आप देखिए कि जहां एक बार हार जाती है फिर पलट कर नहीं आती, और अब वो पलट कर आने की कोशिश भी नहीं करे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि वजूद की लड़ाई है। सबको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, बोले अपना वजूद बचा लें। कुछ राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ बीजेपी के कांग्रेस के लोग कहीं गठबंधन में सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो आपने कहा, मुझे लगता है कि पूरी इलेक्शन उसी पर जा रहा है कि वजूद बचा लें, फिर इसके बाद देखेंगे अगले चुनाव में क्या कर सकते हैं। ये लड़ाई सच में वजूद की है। गौरव जी, नहीं, वजूद की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि इस पूरे दौर में अगर हम एक सबसे अच्छी बात जो महसूस करें कि अपने सामने कमजोर प्रतिद्वंदियों को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को चला रही है, मोदी जी जिस तरीके से अपनी इमेज मेकिंग का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में वो 370 वोट ज्यादा लाने का बूथ पर ताकत दे रहे हैं, तो ये उनकी भी एक बेहतर रणनीति का उदाहरण है। और चूंकि कांग्रेस या अन्य दल जो भी हैं, वो उन्हें अपना वजूद इसलिए बचाए रखना जरूरी है कि अगर अब खत्म हो गए तो शायद अगले चुनाव में वो किसी भी स्थिति में इनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये उनकी नजर से बेहतर निर्णय मानता हूँ। मैं भी मान रहा हूँ कि जब आपको दिखाई दे रहा हो कि फ्रंट लाइन पर जाने पर हम पर अटैक ज्यादा होंगे, तो आपको पीछे की लाइन पर रहना जरूरी हो जाता है। और एक अच्छे सेनापति का भी कई बार कर्तव्य होता है कि वो टीम में पीछे से रह के, सेना में पीछे से रह के हौसला दे, और जब वक्त आए तो फिर आगे चला जाए। तो ये न्याय यात्रा ठीक लगती है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए नागेंद्र जी, जब हार स्पष्ट हो जाए तो फिर पीछे हट जाना चाहिए, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने लग जाना चाहिए। आप पीछे हटिए, सेना को मजबूत करिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भी ये रणनीति जो गौरव जी बता रहे हैं, पीछे हटकर अपनी इमेज को बनाने की है, अपने यात्रा के जरिए संवाद कायम करने की है। यात्रा के जरिए वो देश को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नतीजे उनको हो सकता है कि अगला जो चुनाव होगा 2024 के बाद, जो इसके बाद शायद वो काम आएगी। और वरिष्ठ पत्रकार और कई बुद्धिजीवी इस बात को सही मानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा, लगता होगा भले किसी को गलत टाइमिंग पर हो रही है, लेकिन वो यात्रा ठीक है। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं इस पूरी चीज को आप? जी राजेंद्र जी, मेरा निजी मत ये है कि राजनीति में अगर विश्वसनीयता का संकट किसी राजनीतिक दल के समक्ष आ जाता है तो सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि अगर राजनीति में अगर आम मतदाता किसी राजनीतिक दल से उसका मुंह बंद हो जाता है, उसके प्रति उसकी विश्वसनीयता नहीं रहती, तो ये बहुत बड़ा संकट है करने की। भविष्य किसने देखा है? बहुत लंबे समय आप देख नहीं सकते। अगर सत्तासीन दल अपनी नीतियों से, अपने वादों से, अपने कार्यक्रम क्रियान्वयन से लगातार जनता के दिल दिमाग में जगह बनाता रहता है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर आप 5 या 7 साल बाद की भविष्य की योजना बना रहा है विपक्षी दल, तो वो उससे खरा उतरेगा? सत्तासीन दल की अगर नीति और कार्यक्रम ऐसे रहे कि वो जनता के साथ लगातार अपनी विश्वसनीयता कायम कर सकाते। और विपक्षी दलों के साथ इस समय का सबसे बड़ा संकट यही है कि उनके साथ विश्वसनीयता का संकट खड़ा है। आम जनता से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और आम जनता को जो मैसेज दे रही है अपनी नीतियों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपने वादों के बारे में, जनता उस पे अभी उतना विश्वास नहीं कर पा रही जितना सत्तासीन दल पे विश्वास कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं इस पूरे मामले में। लेकिन योगीराज जी, अभी तो प्रतिपक्ष ने, खासतौर से सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा के बाद आती कांग्रेस ने ये मान लिया कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है और वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो एक बार कहा था शुरुआत में नागेंद्र जी ने कि सारा खेल परसेप्शन का, धारणा का है। अगर ये परसेप्शन बन गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो फिर जीतने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो ये चुनाव हार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा परसेप्शन बन रहा है। लेकिन क्या बीजेपी सच में इतनी ताकत से आएगी कि उसकी सीटें 400 हो जाएंगी? क्योंकि अगर परसेप्शन ऐसा है
तो फिर तो खुला मैदान है, वॉकओवर है। नहीं देखिए, कभी कभी वॉकओवर से जो सरकार की जो तैयारी है वो मंद पड़ जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यदि 400 लाना है तो वो जो 24/7 जो उनकी मेहनत है वो तो करनी ही पड़ेगी। जी। केवल इसलिए कि विपक्ष कमज़ोर है इसलिए अपन घर बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि इससे इस रणनीति से काम नहीं चलेगा। चलिए तो और इस रणनीति को बीजेपी के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी विपक्ष चाहे जितना भी ढीला दिख रहा हो, लेकिन वो फील गुड में नहीं है, अभी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी कर रही है और 400 पार के उस आंकड़े को छूने की कोशिश करेगी जो उन्होंने एक तरह से घोषित कर रखा है। अभी तो जो हमारे विशेषज्ञ, जो जानकार हैं, आम आदमी के जो नब्ज को पकड़ने वाले, उनका मानना है कि प्रतिपक्ष अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है और इसी के चलते वो इस चुनाव को छोड़कर अगले चुनाव की तैयारी में है। अभी तक तो इतना ही दिख रहा है। बाखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी का बहुत बहुत साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और योगराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।